हाय फ्रेंड्स, मैं आपके साथ निशा आपका स्वागत करती हूँ नेट एग्ज़ाम हिस्ट्री प्रिपरेशन पर। चलो तो गाइस, आज फिर क्लास शुरू करते। न्यू टॉपिक, न्यू अध्याय। राजा और राज और एक प्राचीन गणराज्य। पहले मैंने और आपने 4 अध्याय में ऋग वैदिक पढ़ लिया था। उत्तर वैदिक काल आ गया। कुछ लोग इसकी हेडलाइन है, कुछ लोग शासक कैसे बने। ये आज की बात करें। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते हैं, लेकिन सोचने की बात यह है कि पहले के समय में शासक कैसे बनते थे। इसमें मैंने और आपने ऋग्वैदिक काल में पढ़ लिया था कि पहले का राजा वंशानुगत नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में राजा का पद वंशानुगत हो गया था। यहाँ भी है, परंतु करीब 300 साल पहले राजा बनने की इस प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन दिखाई दिए। वही परिवर्तन कि जो वंश के आधार पर राजा बनने लगे। पहले उसका बेटा, पहले पिता था, फिर बेटा बनेगा, फिर बेटे का बेटा, ऐसा होने लग गया। इससे यहाँ शुरू करते हैं। कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। अब चलो, अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था। इसमें एक घोड़े को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। ये क्या है? ये वही है जो रामायण में राम जी ने अपना घोड़ा छोड़ा था और उनके बेटों ने लव कुश ने पकड़ लिया था, क्योंकि उसमें एक ऐसी चुनौती लिखी रहती थी कि अगर इस घोड़े को आपने पढ़ लिया, घोड़े पर जो पर्चा था उसे पढ़ लिया, तो उसने कहा अगर आप शक्तिशाली हो तो मुझसे युद्ध करो, अगर नहीं हो शक्तिशाली तो इस घोड़े को छोड़ दो, स्वतंत्र कर दो और हमारी सत्ता अपना लो। आपने आपको हमारी ओर समर्पित कर दो। ये चुनौती लिखी रहती थी। या अगर उन्होंने घोड़े को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली है। इससे वो हो गया कि वो शक्तिशाली है और ये अपने आप को कमज़ोर मान लेते थे। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया था। जो यज्ञ घोड़े को स्वतंत्र कर देते उन्हें अपने यज्ञ में आमंत्रित करता था। वो राजा आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहित द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। किन्हें? पुरोहितों को। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, क्योंकि यही मैंने आपसे पहले ऊपर बोल दी कि अश्वमेध यज्ञ जो घोड़ा छोड़ दिया, अगर किसी ने पकड़ लिया तो मतलब युद्ध करेगा, अगर नहीं पकड़ा तो स्वतंत्र है। वो छोड़ दिया तो वह शक्तिशाली, इसलिए वो शक्तिशाली ही माना जाता था। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। मतलब जो सभी बैठक होते थे उनमें राजा एक उच्च स्थान पर बैठता था। उसे राज सिंहासन या बाकी खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। कौन? उसका जो सारथी होता था वो लिखता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उनकी रानियां तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं का काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। राजा के ऊपर पुरोहित पवित्र जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र समझते, क्योंकि विष और वैश्य को शूद्र समझते। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्ण का वो है, इसमें एक था पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और दास। उन्हीं में से वैश्य और दास है। इन वैश्यों और दासियों को किसी भी यज्ञ में शामिल होने की नहीं होते थे। उन्हें वो शूद्र मानते थे ना। अब यहाँ से बढ़, चलो इसको समझ लेते हैं, आपको इससे अच्छे समझ में आ ही जाएगा। इस समय उत्तर भारत में खासकर गंगा यमुना क्षेत्र में कई ग्रंथ रचे गए। ऋग्वेद के बाद रचे होने के कारण ये उत्तर वैदिक ग्रंथ कहे जाते हैं। इसके अंतर्गत सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद तथा अन्य ग्रंथ शामिल हैं।
पुरोहित द्वारा रचित इन ग्रंथों में विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान और उसके संपादन की विधियां बताई गई हैं। इनमें सामाजिक नियमों के बारे में बताया गया है कि समाज में कैसा रहना है और कैसे क्या करना है। उस समय में कई समूह थे जिनमें पुरोहितों, युद्ध, कृषक, पशुपालकों, व्यापारी, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले तथा जंगल में रहने वाले लोग शामिल थे। जहाँ कुछ पुरोहित तथा योद्धा वैभवशाली थे, वहीं कुछ कृषक और व्यापारी धनवान थे। मतलब कुछ ऐसे लोग थे जो अलग, मतलब अपने आप को कुछ अलग मानते थे। दूसरी ओर पशुपालक, शिल्पकार, श्रमिक, मछली पकड़ने वाले शिकारी तथा भोजक निर्धन थे, गरीब थे, मिडिल क्लास के। चलो, पुरोहितों ने लोगों को 4 वर्गों में विभाजित किया। मैंने बोला था ना, ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण हैं। अब ये क्या है सुन लो। उनके अनुसार प्रत्येक वर्ण के अलग अलग कार्य निर्धारित किए जाते। आप नोट बनाओ प्लीज़। जैसा लिखा है वैसे ही नोट करते जाना। मैं आराम से बता रही हूँ तो आप नोट भी करते जाना, क्योंकि एनसीईआरटी बुक्स आप ले भी लोगे तो पढ़ने में बहुत कठिन हो जाता है, पढ़ नहीं सकते। इसलिए आप हमारे साथ अपनी बुक्स भी कवर करते जाओ और नोट भी बनाते चलो। पहला वर्ग ब्राह्मण था। उनका काम वेदों का अध्यापन, यज्ञ करना था, जिनके लिए उन्हें उपहार मिलता था। ऐसे नहीं होता था पंडित, अभी भी आप एग्जाम्पल देख लो, अभी भी कुछ कराते हो तो पहले उपहार पहले लेते हैं। उसी तरह है इतिहास, अपने वर्तमान में वही पिछला इतिहास है, बस थोड़ा फर्क आ गया है। अपने इतिहास को जियो, पढ़ो मत, तो अच्छे से समझ में अगर रटेंगे नहीं कभी आप लोग। दूसरा स्थान शासकों का था, जिन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। उनका काम युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना था। तीसरा स्थान विश्य या वैश्य थे। इनमें कृषक, पशुपालक और व्यापारी आते थे। क्षत्रिय और वैश्य दोनों को ही यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त था। वर्णों में अंतिम स्थान शूद्र का था। इनका काम अन्य तीनों वर्णों की सेवा करना था। इन्हें कोई अनुष्ठान करने का अधिकार नहीं था। और इससे अच्छी पता था कि ये उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को भी शूद्र के समान माना गया। महिलाओं को वेदों का अध्ययन करना था, क्योंकि ऋग वैदिक काल में बहुत अच्छी उनकी वो थी स्थिति, क्योंकि ऋग वैदिक काल में बहुत स्त्रियों को उदाहरण भी मिलते, अपाला, घोषा, लोपामुद्रा आदि। लेकिन उत्तर वैदिक काल में सभा समिति और विधता भी समाप्त कर दी। विधता तो बिल्कुल ही समाप्त कर दी गई, सभा समिति तो थी, क्योंकि ऋग वैदिक काल में सभा और विविधता में स्त्रियां भाग ले सकती थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में ऐसा कुछ नहीं था, उन्हें नष्ट ही कर दिया था। क्योंकि सभा और समिति क्यों थी? क्योंकि ऋग वैदिक काल में सभा समिति का इसलिए नियुक्त किया गया था कि उसमें निरंकुश राजा के ऊपर केस चलाया जाता था, जैसे हमारे आज का है, राष्ट्रपति पर वो चलता है। चलो, अब उत्तर वैदिक काल में उपनयन संस्कार भी नष्ट कर दिया था, क्योंकि पहले लड़कियों पर उपनयन संस्कार होता था, वो भी नहीं होता था। चलो, पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। अब जन्म के आधार पर होने लग गया बड़ और ऋग वैदिक काल में जन्म पर नहीं, बल्कि उनका जो काम करते थे, जैसा कपड़ा धो रहा था वो धोबी हो गया, काम के आधार पर था उनका। लेकिन अब धोबी के घर जन्म लिया, धोबी के लड़के ने जन्म, तो उसे धोबी ही हो गया, भले वो काम किसी का भी करे, लेकिन वो धोबी ही माना जाएगा। ऐसा हो गया, इतनी कृतियाँ पैदा हो गई उत्तर वैदिक काल में। उदाहरण के तौर पर ब्राह्मण माता पिता की संतान ब्राह्मण ही होती थी। बाद में कुछ लोगों को अछूत माना गया। अछूत वर्गों में कुछ शिल्पकार, शिकारी तथा भोजन संग्राहक शामिल थे। साथ ही इनमें वे लोग भी आते हैं जो शवों को दफनाने या जलाने का काम करते थे। इन लोगों में संपर्क अपवित्र माना जाता था। कई लोगों ने ब्राह्मण द्वारा बनाई हुई इस बड़ व्यवस्था को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि आज भी देखो कोई भी पेश किया जाता है संसद में तो उसका 2 एग्जाम्पल आते ही, एक तो इसको मान लेते हैं, एक इसको नहीं मानते हैं, वैसा ही। इसके अतिरिक्त कुछ लोग व्यवसाय के आधार पर लोगों के बीच भेदभाव उचित नहीं समझते थे, जबकि कुछ लोग चाहते थे कि अनुष्ठान संपन्न करने का अधिकार सबका हो। और कई लोगों ने छुआछूत की आलोचना की, जो हम जैसे इंसान है, जैसे हम और आप समझते कि छुआछूत कुछ नहीं है।
इस उपमहाद्वीप के पूर्वी उत्तर क्षेत्र में जैसे कई इलाकों में सामाजिक आर्थिक असमानता बहुत कम थी। यहाँ पुरोहितों का प्रभाव बहुत ही कम था। यहीं तक आज की क्लास, यहीं तक। बहुत कुछ बड़ी क्लास हो जाएगी, इसलिए आप अध्ययन भी नहीं करोगे। आप यहाँ तक, कल फिर जनपद शुरू करेंगे। लास्ट में मेरा यही कहना है कि आप लाइक या सब्सक्राइब करो ना करो, ये आपकी मर्ज़ी। प्लीज़ शेयर कर दिया करो, क्योंकि मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कोई अध्ययन करना चाहे एनसीईआरटी का, उसके लिए बहुत अच्छी मदद करेगी। आप पढ़ नहीं सकते और दूसरा तो पढ़ सकता है, इसलिए आप घर बैठे ही किसी न किसी की मदद कर सकते हैं। बस मेरा यही कहना है। आप प्लीज़ मेरा साथ दो, हम आपका साथ देंगे, क्योंकि लॉकडाउन में कई क्लासें तो शुरू हो नहीं रही, इसलिए अच्छा तरीका यही कि हम और आप इसी तरह अध्ययन करें। धन्यवाद हमारे लिए इतना समय निकालने के लिए।